नमस्कार। देखिए, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे पास संसाधन मतलब रिसोर्सेज वो सीमित होते हैं, चाहे वो पैसा हो या समय हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो तो बढ़ती ही जाती हैं। सही बात है। तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इसी गुत्थी को समझने की कोशिश है कि समाज या सरकारें या फिर हम आप जैसे लोग इन सीमित संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे बांटते हैं। जी। आज हम एक दस्तावेज है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट्स, ब्रांचेस एंड सिस्टम्स, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे इसमें क्या खास बातें हैं। हाँ, और ये डॉक्यूमेंट न सिर्फ बुनियादी बातें बताता है, बल्कि ये भी कि असल दुनिया में ये सब कैसे काम करता है। मतलब सिर्फ परिभाषाएं नहीं, प्रैक्टिकल चीजें। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि आसान भाषा में समझें कि इकोनॉमिक्स है क्या, इसकी अलग अलग शाखाएं क्या हैं और ये हमारी जिंदगी के लिए ज़रूरी क्यों है। हाँ, शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात से, कमी यानी स्कार्सिटी। हाँ, स्कार्सिटी मतलब ये कि चीज़ें सीमित हैं। जी, संसाधन सीमित हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो, कुछ भी। और हमारी इच्छाएं वो असीमित हैं। और इसी कमी की वजह से फिर हमें चुनाव करना पड़ता है। एक चीज़ लो तो दूसरी छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल। और यहीं पर आती है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। हाँ, मतलब जो सबसे अच्छा विकल्प आपने छोड़ा किसी एक चीज को चुनने के लिए, उसकी कीमत। जैसे सरकार अगर सड़क बनाने का फैसला करती है तो शायद उसे स्कूल या अस्पताल बनाने का प्लान छोड़ना पड़े। वो छोड़ा हुआ प्लान अवसर लागत है। अच्छा, ये तो सिर्फ पैसों की बात नहीं हुई फिर। नहीं नहीं, ये हर फैसले पर लागू होता है। और इसमें संसाधन, रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। ज़मीन, मेहनत यानी श्रम, पैसा यानी पूंजी, और फिर जो इन सबको मिलाकर कुछ नया करे, मतलब उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। और बाजार में चीज़ों की कीमतें वो कैसे तय होती हैं? वो आपूर्ति और मांग से? हाँ, मुख्य रूप से तो वही है। कितनी चीज़ें उपलब्ध है यानी आपूर्ति, और कितने लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं यानी मांग। इसी से कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। हमने देखा ही आजकल सप्लाई में दिक्कतें आती हैं तो कैसे महंगाई बढ़ जाती है। हाँ, ये तो रोज की बात हो गई है। अच्छा, अब अर्थशास्त्र की शाखाओं पर आते हैं। सुना है दो मुख्य होती हैं, माइक्रो और मैक्रो। जी बिल्कुल। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स ये छोटे पैमाने पर ध्यान देता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार या एक कंपनी कैसे फैसले लेती है। मतलब जैसे कोई चीज़ कितने की बिकेगी या कोई कंपनी कितना सामान बनाएगी। हाँ बिल्कुल। उपभोक्ता का व्यवहार, फर्म का उत्पादन, बाजार कैसे काम करते हैं, जैसे पूरी तरह कंपटीशन है या किसी एक का राज है, मतलब एकाधिकार, ये सब माइक्रो में आता है। ठीक है। और दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, मैक्रो मतलब बड़ा। ये पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखता है, जैसे पूरे देश की आय यानी जीडीपी, महंगाई यानी मुद्रास्फीति, बेरोजगारी। अच्छा, और इसमें सरकार की नीतियां भी आती होंगी, जैसे आरबीआई जो ब्याज दरें तय करता है। बिल्कुल। सरकार का बजट, टैक्स और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियां, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने या संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये माइक्रो और मैक्रो ये आपस में जुड़े हुए हैं या बिल्कुल अलग अलग हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सोचिए, अगर बहुत सारी कंपनियां एक साथ निवेश कम करने का फैसला करें, ये माइक्रो फैसला है, तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ेगा। ये मैक्रो असर है। अच्छा, हाँ। और वैसे ही अगर सरकार ब्याज दरें बढ़ा देती है, मैक्रो नीति, तो लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। वो शायद कार या घर खरीदने का फैसला टाल दें, माइक्रो असर। तो ये एक दूसरे पर असर डालते हैं। समझ गया। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट में कुछ और क्षेत्रों का भी जिक्र था, जैसे व्यवहार अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ये क्या है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प फील्ड है। ये मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र को मिलाता है। ये कहता है कि हम इंसान हमेशा एकदम तार्किक, मतलब रैशनल आर्थिक फैसले नहीं लेते। अच्छा, जैसे जैसे? हम कई बार भावनाओं में बहकर या आदतों की वजह से या किसी पूर्वाग्रह बायस के कारण ऐसे फैसले ले लेते हैं जो शायद हमारे लिए आर्थिक रूप से सबसे अच्छे न हों। हाँ, ये तो होता है। जी, इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है जो देशों के बीच व्यापार, ग्लोबलाइजेशन वगैरह को समझता है।
आज की दुनिया में ये बहुत अहम है। और दुनिया में अलग अलग तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं भी तो हैं, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी। हाँ, मोटे तौर पर 3 तरह की हैं। पूंजीवादी, जहां निजी संपत्ति और बाजार का बोलबाला होता है, जैसे अमेरिका या यूके में। फिर है समाजवादी, जहां सरकार या समाज का संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण होता है और योजना बनाकर काम होता है। और तीसरी है मिश्रित, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, जो आजकल ज्यादातर देशों में है। भारत भी इसी में आता है। इसमें निजी कंपनियां भी होती हैं और सरकारी दखल भी। मतलब बाजार और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। असली सवाल यही होता है कि किसका कितना रोल हो। हाँ, ये संतुलन बनाना ही शायद सबसे मुश्किल काम है। तो ये साफ है कि अर्थशास्त्र सिर्फ किताबों की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। सरकारें बजट बनाती हैं, टैक्स लगाती हैं, योजनाएं चलाती हैं। ये सब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होता है। और बिजनेस? कंपनियां चीजों की कीमत तय करने, कितना उत्पादन करना है, कहाँ निवेश करना है, इन सब फैसलों के लिए अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करती हैं। और हम खुद भी अपने खर्च, बचत, निवेश के फैसलों में अनजाने में ही सही, हम इसके सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बात तो सही है। और अलग-अलग सोच भी है। जैसे एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार को अकेला छोड़ दो, क्लासिकल। या केन्स ने कहा कि मंदी के समय सरकार को दखल देना चाहिए, केन्जियन। ये बहसें आज भी चलती हैं। तो कुल मिला के अर्थशास्त्र का मतलब है सीमित साधनों में बेहतर चुनाव करना सीखना। ये हमारे अपने पर्स से लेकर दुनिया की नीतियों तक हर चीज को प्रभावित करता है। जी, और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो व्यवहार अर्थशास्त्र से जुड़ी है। ये डॉक्यूमेंट इशारा करता है कि हम तार्किक नहीं है। हाँ। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये जानना काफी है कि हम सब, यहाँ तक कि बड़ी कंपनियां और सरकारें भी, इन पूर्वाग्रहों के शिकार हो सकते हैं? या फिर क्या हमें इन मानवीय कमियों को अपने आर्थिक मॉडल्स और नीतियों में बाकायदा शामिल करना चाहिए, ताकि शायद बेहतर फैसले लिए जा सकें? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर और सोचने की जरूरत है।